मेरा नाम दिया है। मेरे पिताजी ने सारी ज़िंदगी दुबई में एक अरबी ख़ानदान की खिदमत की थी। मेरे पिताजी उसे घर में बटलर थे, यानी कि घर के काम करना, सौदा लेना, घर पर नज़र रखना, घर की छोटी-छोटी चीज़ों को ठीक करवाना वगैरह, वह इस तरह के काम किया करते थे। जब वो बीमार हो गए तो वापस आ गए, पर उन्होंने इस औरत से कहकर मेरी नौकरी वहाँ पर लगवा दी, क्योंकि वह इतना अच्छा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे मर्दों में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। यह कोई बीमारी थी या मेरी अपनी फितरत, पर मुझे मर्द बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। मेरे 2 भाई थे, एक बड़ा था और एक छोटा। बड़ा भाई भी निकम्मा था और छोटा भाई भी ऐसा ही बन रहा था। वह भी अभी से ही वीडियो गेम के पीछे लगा हुआ था। घर के मर्द अब मुझे ही बनना था, क्योंकि मेरे पिताजी इस दुनिया से जा चुके थे। मैंने अपना पासवर्ड वगैरह बनवा लिया और मैं इस औरत के पास चली गई। वह बहुत ही अच्छी औरत थी, शक्ल सूरत की खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा अमीर। मेरे पिताजी हमें वहाँ के किस्से कहानियाँ पहले ही सुनाते रहते थे, लेकिन देखकर वाकई यकीन आ गया कि बहुत अच्छी जगह थी। मुझे भी मेरे पिताजी की जगह पर काम करना था, लेकिन मैं औरत थी, तो खाना वगैरह बनाने का काम भी मैंने अपने ज़िम्मे ले लिया और इस काम के उन्होंने मुझे अलग से पैसे देने का वादा किया। जितने पैसे मेरे पिताजी कमाते थे, मैं उससे ज़्यादा कमाने लगी। पर एक बात बड़ी अजीब थी। यह औरत रोज़ रात को एक कमरे में चली जाती थी और इसको शुगर थी, लेकिन यह मुझे मीठी चीज़ बनवाती थी। वह मीठी चीज़ यह रात को इसी कमरे में ले जाया करती थी और मुझसे कहती थी कि बस तुम बनाकर फ्रिज में रख दिया करो, जब मुझे खानी होगी मैं खा लूँगी। इस घर में खाना बने ना बने, पर मीठी चीज़ ज़रूर बनती थी। और अब तक तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी मीठी चीज़ बनाने से इनकार किया हूँ या मैं भूल गई हूँ, लेकिन मुझे मालूम करना था कि यह काम तुमने सबसे पहले करना है कि नहीं। मुझे दूसरे नौकरों ने बताया कि इनकी तो शुगर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में टेंशन बहुत है। यह मीठा नहीं खा सकती। अगर कहेंगे तो उनके लिए जहर के जैसा है। फिर वह किसके लिए मीठी मीठी चीज़ बनवाती थी? उसका पति भी नहीं था। एक दिन मैं इस कमरे में चली गई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वहाँ पर तो इतनी खूबसूरत लड़की की बैठी थी कि मैंने कभी भी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वह कहते हैं ना कि अरबी औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं, यह भी ऐसी ही थी। वह मुझे देखकर घबरा सी गई। मैंने कहा कि डरो नहीं, मैं हूँ दिया, मैं इस घर में काम करती हूँ। उसने कहा कि तुम यहाँ काम करती हो, पर मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा और यह तो मेरा घर है। मैंने कहा कि मैं भी तुम्हें कभी नहीं देखी। हम दोनों यही बातें कर रहे थे कि वह औरत वहाँ पर आ गई और उसने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा कि मैं तो सोच रही थी कि यह कमरा बंद रहता है, लेकिन यहाँ पर रोशनी देखी तो सफाई करने आ गई। उसने कहा कि सफाई करना तुम्हारा काम नहीं है और तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। वह मुझे लेकर बाहर आ गई। मैंने कहा कि मैडम यह कौन है? उसने कहा कि यह मेरी बेटी है और इसको एक नाफसिया थी बीमारी है। मैंने कहा कि क्या मतलब? उन्होंने कहा कि यह पागल है। मैंने कहा पर वह देखने में तो पागल नहीं लगती। उन्होंने कहा कि अचानक से ही इसे दौरा पड़ जाता है। यह सुनकर मेरा दिल बड़ा दुख हो गया, क्योंकि इतनी प्यारी लड़की थी और बेचारी पागल थी। मैडम ने मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया कि वह इस हालत पर कैसे पहुंची। उन्होंने कहा कि यह किसी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन उसने इसका साथ नहीं दिया। यह घर से भाग गई थी, पर वह इसे इस्तेमाल करके फेंक गया और उसके बाद से इसकी हालत ऐसी हो गई है। ऊपर वाले का तो शुक्र है कि मुझे वापस मिल गई, नहीं तो पता नहीं इस वक्त कहाँ होती। उनका कहना था कि मैं इस पर कभी कोई दबाव नहीं डाली थी, लेकिन वह आदमी पहले से ही शादीशुदा था। बस मेरा यही मसला था। मैं कहती थी कि मेरी खूबसूरत और कुंवारी बेटी की शादी किसी शादीशुदा मर्द से नहीं होनी चाहिए थी। मैं उनकी बात सुन रही थी। वह बात बताते बताते रोने लगी। उन्होंने कहा कि अब यह मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा मसला है जिसको मैं हल करना चाहती हूँ, लेकिन इससे शादी कौन करेगा? ये बात तो शायद किसी के आगे छुप भी जाए कि इसके साथ एक मर्द ने ज़िंदगी के कुछ दिन गुजारे हैं, लेकिन इसके पागलपन का क्या होगा? मैं बहुत परेशान रहती हूँ। यही मेरी परेशानी की वजह है और इसकी वजह से मैं बीमार रहती हूँ। तुम्हारे पिताजी भी इस बारे में जानते थे। मैंने कहा कि लेकिन हमें पिताजी ने कभी आपकी बेटी के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी बहुत वफादार आदमी थे। मैंने उसे कहा था कि वह इसके बारे में कभी किसी को ना बताए, इसीलिए उसने अपने खानदान को भी नहीं बताया। तभी तो
जब उसने कहा कि मेरी जगह मैं उसकी बेटी को इस नौकरी पर रखूं, तो मैंने फ़ौरन हाँ कह दिया। मुझे यकीन था कि उसकी तरह उसकी बेटी भी बहुत वफ़ादार होगी, वह भी मेहनती होगी। मैडम कहने लगी कि जो कुछ है इसी का है। मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन परेशानी होती है कि कल को कोई ऐसा मिल गया जो इसकी दौलत की वजह से इसे विवाह तो कर ले गए, लेकिन बाद में इसको छोड़ दे या इसको जान से मार दे तो क्या होगा। यह तो अपने आप को बचा भी नहीं सकती। मैं उनके कंधे पर हाथ रख कर कहा कि फिक्र ना करें, भगवान सब कुछ देख रहा है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। उसने कहा कि कुछ नहीं होगा। मैं बड़ी कोशिश की, लेकिन इसका रिश्ता नहीं हो पा रहा है। खैर, मैं भी क्या तुम्हें अपने दुख सुनने आने बैठ गई, तो मैं भी इसके बारे में बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि तुम्हारा तो इसके साथ कोई काम है नहीं। लेकिन चलो, तुम्हें पता चल गया है तो किसी और को मत बताना। मैंने कहा कि मैं नहीं बताऊंगी। उनको परेशान देखकर मेरा दिल तो बहुत दुखा, लेकिन मेरे दिल से ज़्यादा मेरा दिमाग हिल गया था। मेरे दिमाग में एक आइडिया, एक तरकीब आ गई थी। मैं एक औरत थी, अपने आप की तरह सारी ज़िंदगी यहाँ नहीं गुजार सकती थी। मुझे वापस भी जाना था। मैंने तो सोचा था कि 3-4 साल अच्छे से कमाई करने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन अगर इस भंवर में फंस जाती तो फिर फंसती ही चली जाती। महीने के महीने पैसे आते हुए किसको बुरे लगते हैं। मैं काम आती रहती हूँ और मेरी उम्र निकल जाती है। मैं सारी ज़िंदगी इस घर की नौकरी बनकर तो नहीं गुजार सकती, इसीलिए मुझे कुछ और ही सोचना था। मैं यह मौका भी तो हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। मेरे दिमाग में एक शैतानी प्लान आ गया। जैसा कि मैं पहले बताई थी कि मेरा भाई एक निकम्मा आदमी था, कोई काम नहीं करता था। पहले सारी ज़िंदगी पिताजी की कमाई पर ऐश करता रहा और अब मेरी कमाई पर ऐश कर रहा है, जबकि यह सब काम करने के लिए उसको आगे आना चाहिए था। जब मेरे पिताजी ने कहा कि मेरी नौकरी तो ख़त्म हो रही है, मेरी जगह तुम ले चलो, तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं किसी के घर का नौकर नहीं बनना सकता। पिताजी ने कहा कि वहाँ पर कोई नौकर नहीं होता, जितना काम किया जाए उतनी तनख्वाह मिलती है। लेकिन उससे तो काम करने की आदत ही नहीं थी। अब मैं उसे एक ऐसी बात बताई जो उसके हवाले से बिल्कुल ठीक थी, यानी मुझे यकीन था कि वह यह बात मान लेगा। मैं उसे कही कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लड़की पसंद कर ली है, जो बहुत खूबसूरत भी है, अमीर भी है और जवान भी है। मैं तुम्हारी विवाह उसके साथ करवाना चाहती हूँ। तुम यहाँ आने की तैयारी करो और अपना पासपोर्ट वगैरह बनवा लो। इस बात पर वह खुश हो गया। यही तो उसकी दुख रखती थी। वह माँ से रोज कहता था कि मेरी विवाह करवा दी जाए। माँ कहती थी कि लड़की वाले पूछेंगी कि लड़का क्या करता है, तो हम क्या जवाब देंगे। वह कहता था कि कोई झूठ बोल दे। एक दफ़ा लड़की मेरे विवाह में आ गई तो फिर तलाक लेकर तो वापस नहीं जाना चाहेगी। ना उसके दिल में भी धोखा था, तो उसके करने का यही काम था। मैंने सोच लिया था। मैंने मैडम से आहिस्ता आहिस्ता बात करनी शुरू की और उनको कहा कि अगर आप इनकी विवाह कर दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंसान को प्यार और जिज्ञान की ज़रूरत होती है, और इनका दिल तो वैसे भी टूटा हुआ है। कोई प्यार करने वाला पति मिल जाएगा तो यह ठीक हो जाएंगी। मैडम ने कहा कि डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा है, लेकिन इससे विवाह करेगा कौन। मैंने कहा कि मेरा एक बड़ा भाई है। मैंने उनको अपने भाई की तस्वीर दिखाई। मेरा भाई शक्ल और सूरत का तो बहुत खूबसूरत था। उनको मेरा भाई अपनी बेटी के लिए पसंद आ गया था। उनकी शक्ल पर ही लिखा था। लेकिन वह कहने लगी कि तुम्हारा भाई सब कुछ जानते हुए इसे विवाह क्यों करेगा। मैंने कहा कि वह विवाह जरूर करेगा, वह एक बहुत अच्छा इंसान है। मैंने अपने भाई के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया और झूठ बोल दिया कि वह तो बेचारा बड़ा अच्छा है। मैं कहती कि क्या करता है। मैंने कहा कि वह मंदिर में पूजा करता है और धर्म के पाठ सिखाता है। हम लोग उसे कहते हैं कि कोई नौकरी कर ले, लेकिन वह कोई नौकरी नहीं करता। मैडम ने कहा कि उसे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, वह तो इतना अच्छा खासा काम कर रहा है। तो मेरे भाई से खुश हो गई और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी के साथ तुम्हारे भाई के विवाह करवाने के लिए तैयार हूँ, तो उसे यहाँ बुला लो, क्योंकि मैं अपनी बेटी को वहाँ नहीं भेजना चाहती हूँ। मेरी आंखों के सामने रहे, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी को विदा नहीं करेंगी, लेकिन अभी नहीं। मैंने कहा कि आप कभी ना विदा करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। मेरे भाई को कोई मसला भी नहीं होगा, वह तो ऐसे ही दुबई आने के लिए बेताब है। उसने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, हम उसके लिए इंतज़ाम कर देंगे, टिकट वगैरह का इंतज़ाम हो जाएगा। उसे कहो कि आने की तैयारी करे। मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, जाहिर सी बात है
अब वह तो मान भी गया है, और मजबूरी तो मेरी भी थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने अपने भाई को भी सब कुछ बता दिया कि तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे कह दिया है, मेरी इज्जत रख लेना, कोई उल्टी सीधी हरकत ना करना। वह भी बड़ा खुश हो गया। वह यहाँ पर आ गया और उसका मैडम की बेटी के साथ विवाह भी हो गया। मैडम की बेटी का नाम प्रिया था। नाम भी खूबसूरत है और शक्ल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे भाई ने जब प्रिया को देखा तो अजीब सी हालत में आ गया। कहने लगा कि कितनी खूबसूरत लड़की है ये, मुझे गलती से भी नहीं मिल सकती थी, इतनी खूबसूरत, और अभी मेरी पत्नी बन गई है। मैंने कहा कि अपने जज्बात पर काबू रखो। वह बहुत ज़्यादा खुश था इस भाई, इससे मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ पता ना चल जाए। एक दफ़ा तो उसने कारोबार की मदद में किसी से उधार ले लिया था, और वह उधर उतरते उतरते ही मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए थे। और एक दफ़ा उसने सूद पर पैसे लिए थे। पैसे तो वापस कर दिए, लेकिन सूद ख़त्म नहीं होता था। उसे दिन के बाद से ही हमारे घर में गरीबी होने लगी थी, और अम्मी ने कहा था कि अब इसकी शादी करवा दी जाए तो शायद ये सुधर जाएगा। अगर मैं मम्मी को बताती कि शादी करवा दी है तो वह फ़ौरन यही कहती कि बस मेरी बहू को लेकर वापस आ जाओ। मैं चीज़ों को बड़े तरीके से लेकर चल रही थी। मैं सोच रही थी कि जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। मेरे भाई को प्रिया के ही कमरे में भेज दिया गया। मैडम ने कहा था कि जब तक यह दोनों यहाँ हैं, दोनों एक ही कमरे में रहेंगे। एरिया की हालत ऐसी नहीं थी कि कोई उसे देखते ही यह जान जाए कि वह पागल है। लेकिन जैसे मैडम ने कहा था कि उसे अचानक दौरा पड़ जाता था, पर हम सबको उम्मीद थी कि आज उससे दौरा नहीं पड़ेगा। वह दोनों कमरे में चले गए और मैं अपने कमरे में आकर सुकून से सो गई। मैंने कहा कि यह बूढ़ी औरत एक दिन मर जाएगी और सब कुछ हमारा हो जाएगा। मैं अपनी अकल पर जश्न मना रही थी कि मैंने जो किया बहुत अच्छा किया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, एक मंजर मेरे लिए खौफनाक साबित हुआ। जब मैंने देखा कि मेरा भाई इस दुनिया में नहीं था, वह इस दुनिया से जा चुका था। उसके जिस्म पर कोई निशान नहीं था, लेकिन उसके जिस्म में सांस भी बाकी नहीं था। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था। हमें पहले तो पता ही नहीं चला कि वह इस दुनिया में नहीं है। जब वह उठा ही नहीं और दोपहर के 3 बज गए, तब जाकर हमें पता चला कि वह तो न जाने कब से मर चुका है। और प्रिया को कोई होश ही नहीं। वह तो अपनी दुनिया में मगन बैठी थी, वैसे ही बैठी थी जैसे आम दिनों में बैठा करती थी, और वही सब कर रही थी जो पहले किया करती थी। मेरा भाई इस दुनिया से जा चुका था। मुझे बहुत दुख हुआ। मैडम को पता चल गया कि यह सब कुछ प्रिया ने किया है, क्योंकि इसी के साथ तो हमने उसे अकेला छोड़ा था, और दोनों में से वही पागल थी। लेकिन यह सब हुआ कैसे था, यह हमारी समझ से बाहर था। मेरे भाई को पहले से ही मरे हुए काफ़ी समय गुजर चुका था। अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था। हमने उसे वहीं पर दफना दिया, यानी दुबई में ही एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अम्मी को भी आहिस्ता आहिस्ता यह बात बतानी थी कि उनका बेटा इस दुनिया से जा चुका है, नहीं तो उनके लिए यह बहुत बड़ा झटका था। खैर, झटका आहिस्ता आहिस्ता दिया जाता या एक साथ यह खबर उनके लिए बुरी ही होती, लेकिन अभी मेरे में बताने की हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत परेशान थी। मेरा भाई इस दुनिया से नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन दुख तो था ही। आखिर वह मेरा बड़ा भाई था, और कहीं ना कहीं यह सब मेरी वजह से हुआ था। मैंने ही उसको बुलाया था। मैडम भी शर्मिंदा थी। उन्होंने कहा वह मेरी अम्मी के लिए अलग से खर्च भेजेंगी, क्योंकि उनका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया है। दिन गुजरने लगे। अब मुझे इस घर में रहते हुए काफ़ी आसरा हो गया था। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लगा कि यह औरत तो बहुत ज़्यादा अमीर थी। इसके पास तो सोने के जेवर थे, हीरे मोती थी, इसकी दुकानें थी, घर था, कारोबार था, बैंक बैलेंस था, बहुत कुछ था। इसके पास इतना कुछ के खुद संभाले नहीं संभलता था, और यही इसी वजह से परेशान रहती थी। इसका कारोबार बहुत अच्छा जा रहा था। एक दिन को कहने लगी कि काश मेरा कारोबार अच्छा नहीं जाए। मैंने कहा कि ऐसा क्यों कह रही हैं? तो कहने लगी कितना सब कुछ संभालूंगी, कैसे? मेरे पीछे भी कोई नहीं है। मेरे दिल से अभी भी लालच ख़त्म नहीं हो रहा था। मैंने अपने छोटे भाई को बड़े भाई के बारे में बता दिया। उसे भी दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब वक्त के साथ सब्र आ गया था। अभी इस बारे में अम्मी को पता नहीं था। प्रिया दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। मैंने सोचा कि कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, और मालकिन से मैंने फिर बात किया।
रोज़ मुझे बैठकर बातें करती, आज इतने पैसे आए, आज इतने पैसे आए। उन्होंने मेरी सैलरी भी बढ़ा दी थी और मेरी अम्मा को भी एक्स्ट्रा पैसे भेजती थी। वह यह समझती थी कि यह पैसे उनका बेटा काम कर भेज रहा है, इसीलिए वह ज़्यादा सवाल भी नहीं करती थी। अब वह लोग पीछे 2 लोग थे, उनके कौन सी इतनी खर्च थे। एक दिन मम्मी ने फ़ोन करके कहा कि भगवान का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। बड़ा बेटा भी बाहर के मुल्क सेट हो गया है, पैसे भी भेज रहा है, लेकिन इस छोटे वाले के हाथों में बड़ी तंगी हूँ। जब से घर में ज़्यादा पैसे आने लगे हैं, यह और ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। नई नई फरमाइशें करता है। अब कहता है मुझे बड़ा वाला फ़ोन लेकर दो, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, इसको भी उसी तरह वहाँ सेट कर लो जैसे रोहन को सेट किया है। मेरे बहन का घर साथ है, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैं अकेली थोड़ी रहूँगी यहाँ, वहाँ पर सेट हो जाऊँगी तो ठीक हो जाएगा। जैसे बड़ा वाला ठीक से सेटल हो गया है, वैसे छोटे वाले को भी करवा दो। फिर मेरे दिमाग में अचानक से घंटी बजी और मैं सोच लिया कि शायद अम्मा ठीक ही कह रही हैं, इसको भी यहाँ बुला लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने अपने छोटे भाई को बुलाने से पहले उसे सब कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा मामला है। अभी मैं उससे बात कर ही रही थी कि मैडम वहाँ पर आ गई। उनको मुझे कोई काम था, फिर लगे हाथ मैंने उनसे भी बात कर ली। उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हारा एक भाई बेचारा दुनिया से चला गया और अब तुम दूसरे को बुलाना चाह रही हो। तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ आपका और छोटी बेटी का भला चाहती हूँ, और फिर जिसकी मौत लिखी है उसे मरना ही होता है। लेकिन मेरा छोटा भाई बहुत अक्लमंद है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें मसला नहीं है तो मुझे क्या मसला हो सकता है, लेकिन तुम फिर भी सोच लो। मैंने कहा कि मुझे सोने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन असल में मैं फैसला कर चुकी थी। कहते हैं जब आपका बुरा समय आने लगता है तो आपकी अकल पर पर्दा पड़ जाता है। मेरी अकल पर भी पर्दा पड़ा हुआ था। रोज़ रोज़ देखती थी, उनके पास पैसे थे। मैं चाहती थी कि यह सब कुछ हमारा हो जाए। यहाँ पर तो पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में लोग मर रहे थे और महंगाई सर पर बहुत भूत बनकर नाच रही थी। अगर ऐसा मौका हम हाथ से जाने देते तो हम बहुत बड़े बेवकूफ़ होते, और मैं बेवकूफ़ नहीं थी। मैंने मैडम को कह दिया कि आप अपनी बेटी की शादी की तैयारी करें। इस दफ़ा उन्होंने एक नया काम किया था। पिछली दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि जब मैं उनको कही थी कि शादी की तैयारी करें तो उन्होंने बस तैयारी की थी, लेकिन इस दफ़ा पहले से उन्होंने मेरे भाई के नाम एक बंगला लगा दिया था। शायद वह अपनी बेटी के पाँव मजबूत करना चाहती थी, क्योंकि पिछली दफ़ा जो हुआ वह एक बहुत बड़ा हादसा था और वह शर्मिंदा थी। शायद इसी का उजाला कर रही थी। उन्होंने मेरे भाई को देखा तो कहा कि इसकी उम्र तो मेरी बेटी से कम है। मैंने कहा कि इतनी भी कम नहीं है, यह शक्ल से ऐसा लगता है। मेरा भाई तो कम से कम 18 साल का है, यानी कि बालिग है। उन्होंने कहा कि ठीक है। यह वाला भाई जो था वह पहले वाले भाई से शक्ल सूरत में ज़्यादा खूबसूरत था, इसीलिए उम्मीद थी कि इस दफ़ा कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा। लेकिन मैं भी पागल नहीं थी। मैंने अपने भाई को सब कुछ बता दिया था। उसने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, इस लड़की को ऐसा पागल बनाऊंगा कि अपनी माँ से खुद कहेगी कि बाकी के शहजादा भी मेरे पति के नाम कर दो। मैंने कहा कि देखो, हमें कुछ नहीं पता कि तुम्हारे बड़े भाई के साथ क्या हुआ था। उसके जिस्म पर कोई निशान नहीं था, पर वह इस दुनिया से चला गया। मेरे छोटे भाई का नाम वरुण था। उसने कहा कि आप फिक्र नहीं करेंगे, मैं सब कुछ देख लूँगा। मुझे पता है कि लड़की को कैसे अपना दीवाना बनाते हैं। इस बात पर मैंने उसे अजीब नज़रों से देखा। मैंने कहा कि तुम्हारी कंपनी बुरी है, इस बारे में तो मुझे पता था, लेकिन अगर तुम कुछ कर सकते हो तो आज ज़रूर करना, कुछ ऐसा कि जिससे तुम्हारी जान बच जाए और वह लड़की तुम्हारी दीवानी हो जाए। उसने कहा कि आप फिक्र नहीं करें। इन दोनों का विवाह कर दिया गया और वह कमरे के अंदर चला गया। अब मैं भगवान से दुआ कर रही थी, क्योंकि मुझे अपने छोटे भाई से प्यार था। बड़े भाई से भी था, लेकिन छोटे भाई को तो इस तरह पाला था कि जैसे अपने ही बच्चा हो, इसीलिए उससे बहुत प्यार था। बस यूं ही समझिए कि मैं दाव खेल रही थी और यह अब आर पार वाली बात थी। सुबह हुई तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दे दी। अंदर से तो जवाब नहीं आ रहा था। मैंने फिर दस्तक दी। यह काम ठीक नहीं था, मुझे इसका दस्तक नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरा दिल घबरा रहा था। मेरा भाई बाहर आया तो वहाँ इसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। मैंने कहा कि यह क्या किया? उसने तुम पर हमला कर दिया? उसने कहा कि बात कुछ ऐसी है
लेकिन सब कुछ ठीक है। थोड़ी देर बाद उसने बुलाया और कहा कि मेरी जान, मेरे प्यारे पति, मुझे छोड़कर नहीं जाओ। उसने कहा कि नहीं जान, मैं तो बस दरवाजे तक आता हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ऐसा क्या किया तुमने? तो उसने कहा कि दीदी, हर बात बताने की नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाई खूबसूरत था, इसीलिए प्रिया ने उसे पसंद कर लिया था। क्योंकि दूसरा भाई भी बुरी शक्ल का तो नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा हैंडसम नहीं था। जो भी हालत हुई हमें नहीं पता, पर वह दोनों आपस में इस तरह के तरस रहे थे कि जैसे एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रह सकते। उसके बाद भी प्रिया को कुछ डर वगैरह पड़ गए, लेकिन वह ज़्यादा समय ठीक रहती थी। उसके डॉक्टर ने भी कहा कि इसमें बहुत बेहतरीन आ गई है। मैडम बीमार रहने लगी। उन्होंने अपने होश में ही सब कुछ मेरे भाई के नाम कर दिया और मेरे नाम कर दिया। उसके बाद मेरा भाई और प्रिया वापस हिंदुस्तान चले गए। मेरी माँ के जब बड़े बेटे की मौत का पता चला तो बहुत दुख हुआ, लेकिन साथ इस बात की भी खुशी हुई कि अब हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। हम लोग ताकि इस 1000 पर पहुंच गए थे। मैं तब तक दुबई में ही रह रही जब तक मैडम इस दुनिया में थी। उनको वहाँ पर ही दफन होना था, यह उनकी आखिरी इच्छा थी। वह भी इस दुनिया से चली गई तो बाकी का काम समेट कर सब कुछ बेच कर मैं भी वापस हिंदुस्तान आ गई। मेरी नीयत उनके लिए बुरी नहीं थी। मैं किसी को भी जान से मारना नहीं चाहती थी। देखा जाए तो इस सब में नुकसान भी हमारा ही हुआ कि हमारा एक भाई इस दुनिया से चला गया, और फायदा भी। लेकिन प्रिया अब मेरे छोटे भाई के साथ है और खुश है, और उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह इस दुनिया के सबसे खुश पति पत्नी हैं। बस भगवान यह खुशी हमेशा रखें, और मुझे भी सब कुछ मिल गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सबका।